हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो टुडे विल डिस्कशन अबाउट नंबर सिस्टम। आज के इस सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और नंबर सिस्टम को बिल्कुल एकदम शून्य से शिखर तक, यानी जो हमारा ये बैच रहने वाला है शून्य से शिखर बैच रहने वाला है। इस बैच में कंप्लीटली नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए भाई, नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर सिस्टम के ही बारे में अगर आपसे कल को कोई पूछ ले कि भाई बताइए नंबर सिस्टम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बता देंगे भैया नंबर सिस्टम जो है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ यह है कि हमें नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी कि आप इसको कह देंगे इट इज ए सिस्टम It is a system to represent a number, यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है भाई, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुल मिला के कितने सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है तो जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव पद्धति। ठीक है, इसके बाद में आता हमारा बाइनरी सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं द्वि आधारित पद्धति। ठीक है, अब इसके बाद में ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। इसके बाद में आता है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो कुल मिला के हमें जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम्स की आवश्यकता है वो कितने सिस्टम की आवश्यकता है? 4, यानी 4 सिस्टम की आवश्यकता होती है हमें नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपके माइंड में एक सवाल क्लिक करेगा कि भाई ये बताइए, क्या ये सभी सिस्टम्स हमें पढ़ने हैं? ये चारों के चारों सिस्टम हमारे सिलेबस में? तो जी नहीं, आपके सिस्टम में, आपके सिलेबस में जो सिस्टम है वो है आपका केवल और केवल डेसिमल सिस्टम। कौन सा भाई? डेसिमल सिस्टम। यानी कि हमें कुल मिला के जो सिस्टम पढ़ना है वो डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं, कॉपी पेन उठा लीजिए और अपने कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिए डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम। हमने बताया इसको क्या बोलते हैं? दशमलव पद्धति। ठीक है भाई, अब दशमलव पद्धति, इस दशमलव पद्धति में अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुल मिला के कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो कुल मिला के हमें इसमें जो अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कि डिजिट्स की अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के हमें जो डिजिट्स की आवश्यकता है, यानी कि अंक कितने? 10 अंक। यानी कि टोटल जो अंक हमें इसमें पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं? 10।
अब ये 10 अंक हैं कौन कौन से, तो भाई आप लोग भी जानते हैं कि 10 अंक जो हमारे इस दशमलव पद्धति में है 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक, यानी कि 0 से 9 तक, यानी कुल मिला के हमारे पास में जो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जो 10 डिजिट है वो 10 डिजिट है कौन कौन से, 0 से 9 तक, यानी कि 1 से 9 और आपका 0। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 0 जो है ये 0 आपका बाद में आया है, यानी कि पहले हमारे पास जो 1 से 9 तक की संख्याएं थी उसके बाद में 0 की खोज अपने ही भारत में आर्यभट्ट नाम के एक गणितज्ञ ने की है। ठीक है, तो अब पहले हमारे पास कुल मिला के 9 अंक थे, अब कितने हो गए, 10 अंक हो गए। इन्हीं 10 अंकों से बना है आपका दशमलव पद्धति। ठीक है भाई, अब दशमलव पद्धति, तो दशमलव पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वो 4 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, डेसिमल सिस्टम, अच्छा, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम थे आपको पढ़ने के लिए। उस सिस्टम में मैंने आपको पहले बताया कि मुझे मेरे जो सिलेबस में है वो आपका दशमलव सिस्टम है, यानी दशमलव सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव पद्धति बोलते हैं। अब इस डेसिमल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि हमारे जो काम की चीज है इसमें हमें केवल और केवल जो कुल अंकों की संख्या है वो 10 है। अब इस 10 अंकों में कौन कौन से अंक है हमारे पास, 0 से 9 तक के कुल 10 अंक हमको पढ़ने हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा कि भाई ये जो 10 नंबर्स हैं, इन 10 अंक हैं जी, यानी 10 डिजिट, मैंने आपको बताया टोटल कुल हमारे पास कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। अब इस 10 डिजिट में इनसे कोई एक संख्या भी बन सकती है। अब कोई संख्या बन गई, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मान लिया, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक संख्या बन गई 5 6 9 4। इस नंबर से हमसे क्या क्या पूछ सकता है, जैसे हमने नंबर बना के तैयार किया तो इस नंबर से हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपसे 2 चीजें तो पूछ ही ली जाएंगी, अगर कोई और चीज नहीं पूछ पाई तो सबसे पहले आपसे 2 चीजें तो पूछ ली जाएंगी। क्या चीज पूछ ली जाएगी, पहले तो आपसे पूछ लेगा कि भाई इस नंबर की प्लेस वैल्यू बताइए। क्या बताइए, प्लेस वैल्यू। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इस नंबर की फेस वैल्यू बताइए। अब इस नंबर में प्लेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं भाई, स्थानीय मान। फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जातीय मान या अंकीय मान, जातीय मान या अंकीय मान। ठीक है, अब जैसे किसी भी नंबर की आपसे पूछ ले भाई बताइए कि प्लेस वैल्यू ऑफ पीवी ऑफ, पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो देखो किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछता है तो सबसे पहले आपको पता है कि जब किसी भी संख्या को गिनते हैं तो कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, इकाई के अंक से, मींस यूनिट डिजिट से। अब आपका यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो जब भी किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालते हैं पहले उस अंक को लिख लेते हैं। हमें 4 का निकालना है तो 4 का लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है, 4 की पोजीशन क्या है, ये आपका यूनिट डिजिट है, मींस इकाई का अंक है। तो इकाई के अंक का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1। तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 4। इसी प्रकार से 9 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 9 का जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने आपको बताया उस अंक को रखते हैं, फिर उसकी पोजीशन देखते हैं। ये अंक हमारा कौन से स्थान पे, दहाई के स्थान पे। और दहाई का मतलब क्या होता है, 10, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 90। अगर आपसे पूछता है कि 6 का प्लेस वैल्यू बताइए तो 6 का प्लेस वैल्यू सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 को रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में 6 की पोजीशन देखेंगे तो 6 आपका कौन सी पोजीशन पे है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 100।
100 हो गया। उसके बाद में हमें निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 5 को हमने देखा 5 हमारा कौन से स्थान पे है, तो सैकड़ा ये हो गया, तो ये आपका कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हजार का मतलब इसमें किसने का मल्टीप्लाई करना है, हजार का। तो पहले उस अंक को लिख लो, यानी कि 5 मल्टीप्लाई करा दो 1000 से, तो इसका कितना हो गया प्लेस वैल्यू 5000। ठीक है, ये तो आपको ये देखना है कि हमें हमारा जो अंक है वो किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को देखते हुए उसके पीछे कितने अंक हैं। सीधी सी बात आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हमें डायरेक्टली 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या हमें ये करना जरूरी है, जी नहीं। आपको ये देखना है कि 5 के पीछे कितने अंक हैं, 3, तो इसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगा दीजिए। तो 5 के पीछे 3 अंक हैं, तो आपने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए। ठीक है भाई। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, जातीय मान या इसी का दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया, अंकीय मान। देखो अंकीय मान या जातीय मान का मतलब ये है, जिस भी संख्या का हमें फेस वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू का मतलब ये, जैसे मान लो मेरा फेस ये है, तो मेरा फेस आपको ऐसा दिख रहा है कैमरे में, वैसा ही रियल में भी है। तो यानी कि जो चीज किसी भी संख्या का अगर मुझे फेस वैल्यू निकालना है, जैसे ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये संख्या ली थी, तो इस संख्या में मैं 4 की बात करूं, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा भाई, 4 4 ही जैसा दिखता है, 4 जैसा ही रहेगा, तो यानी कि इसका फेस वैल्यू भी कितना होगा, 4 ही। तो यानी कि अगर आप बात करेंगे फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4 ही हो जाएगा। अब आपको 9 का निकालना है, तो इसी प्रकार से 9 का फेस वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार से आप अगर 6 का फेस वैल्यू निकालते हैं तो 6 हो जाएगा। 5 का अगर फेस वैल्यू निकालते हैं तो आपका 5 होगा। ठीक है, तो ये था हमारी संख्या से बनने वाले, सबसे पहले हमसे कोई भी संख्या बना के क्या क्या चीज पूछ सकता है। ये चीज मैंने आपको बताया कि संख्या को जब हमने क्रिएट किया, किसी संख्या को क्रिएट करने पर हमसे सबसे पहले 2 चीजें पूछी जा सकती हैं, पहली प्लेस वैल्यू, दूसरी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसी भी मान की, किसी भी अंक की निकालते हैं, तो हम उस अंक की पोजीशन देखते हैं कहां पे है, और उस अंक के पीछे जितने भी अंक होते हैं उन सभी अंकों के स्थान पर हम लोग शून्य लगा देते हैं, यानी 0 लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग, जब हमने एक सिस्टम बना लिया है, ठीक है, संख्या बना ली है, तो अब संख्याओं का भाई वर्गीकरण भी करना पड़ेगा, मींस क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई हमारे पास सबसे पहली संख्या कौन सी है। तो वही आपकी हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मींस संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किस आधार पे कर सकते हैं। तो संख्याओं का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है, वो संख्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सम्मिश्र संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें सभी प्रकार की संख्या मिक्स हो, मतलब कोई भी नंबर है, उस नंबर्स में हमारे जितने भी नंबर्स हो सकते हैं दुनिया के, वो सभी के सभी मिक्स हैं। अब सभी के सभी नंबर मिक्स अगर इसमें मिक्स हैं, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, मींस सम्मिश्र संख्याओं का भी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सम्मिश्र संख्याओं का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं, तो मींस अभी हमारी एक ही प्रकार की संख्या है, इनको हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा, मींस तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग करने के लिए इन सम्मिश्र संख्याओं को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी हमारे 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला हमारा होता है रियल नंबर। कौन सा है भाई, रियल नंबर। दूसरा हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या भाई, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है भाई, जिस प्रकार से आप लोगों का भी होता है भाई, एक तो आपकी होती है, जैसे रिलेट कर लेते हैं इसको, इस प्रकार से आप लोगों को भी एक तो होती है आपकी वास्तविक पत्नी, और एक कौन सी होती है, काल्पनिक पत्नी। मींस जिसको आप इमेजिन करते हैं, ख्याली पत्नी इसको बोल सकते हैं, जिसको आप ख्यालों में लेते हैं। ऐसे मानने के लिए आप मान सकते हैं, सब आपके जो आपकी काल्पनिक पत्नी है, इमेजिनरी पत्नी है, उसको आप मान सकते हैं मानने के लिए, भाई आलिया भट्ट को भी अपनी पत्नी मान लो। लेकिन ये तो तय है कि जैसे ही आपके ख्यालों से आप ओझल हुए, ख्यालों से अलग हुए, तो बस
इमेजिनरी जो था वो तो इमेजिनरी समाप्त हो गया, बचा कौन? रियल। मींस हमें कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये काल्पनिक संख्याएं जो हैं वो केवल उनकी हम कल्पना कर सकते हैं। मींस अभी तक चाहे मैं हूं या आप हो या आप रामानुजम हो, आर्यभट्ट हो, यूक्लिड हो, कोई भी हो भाई, अभी तक उन्होंने इमेजिनरी नंबर्स का कोई भी इमेजिनरी नंबर्स है उसका रियल मान बता के ही नहीं पाया अभी तक। जब उसका अभी तक उन लोगों ने मान नहीं बता पाया तो मींस हम इन संख्याओं को क्या बोल सकते हैं भाई, इनको इमेजिन ही कर सकते हैं। इन संख्याओं को हम लोग लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में लिखते हैं? a प्लस आई बी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि a प्लस आई बी, इसमें a और b क्या है? तो आपके a और b, ये a और b दोनों आपके रियल नंबर है। क्या है भाई? रियल नंबर। आई क्या है? आई आपका आयोटा, यानी कि आपको पता है जो आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर, इसका मान कितना होता है? -1। आई का मान निकालोगे तो आई का मान होता है आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है भाई। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, समृद्ध संख्याएं। तो समृद्ध संख्या हमारी हम दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जितनी भी दुनिया की संख्याएं हैं वो सभी हमारी वास्तविक संख्या है। जैसे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्या है वो हमारी सभी संख्याएं कैसी हैं? रियल नंबर्स हैं। अब वास्तविक संख्याओं, इमेजिनरी नंबर्स को अगर आप छोड़ देंगे तो इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ने के बाद में जो भी नंबर्स हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इनका हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एक एक करके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी चीज को मैंने बताया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मीन समृद्ध संख्या है, ये हमारी समृद्ध संख्याएं जो है इनको हमने दो प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया। पहला मैंने आपको क्या बताया? हमारा रियल नंबर। दूसरा क्या है हमारे पास में? इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर जिसकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तविकता में नहीं है। यानी कि मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस का 6i। ठीक है, अब इस काल्पनिक संख्या से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमें अभी भी इसका जो इमेजिनरी नंबर्स है, इन इमेजिनरी नंबर्स को अगर ऐसे मान लो आपके एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं, जैसे अंडर रूट -5 है, तो मैं आपसे बोलूं वही बताइए इस -5 का अंडर रूट -5 का वैल्यू क्या होगा? तो भाई ये पता ही नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स है। अब इमेजिनरी नंबर जिसका हमें मान ही नहीं पता है तो उस नंबर को हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? आगे कर ही नहीं सकते उसको। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या है? हमें कुल मिला के पढ़ना है रियल नंबर्स, मींस वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को मैंने बताया -इनफाइनाइट से और ये आपकी +इनफाइनाइट तक की जितनी भी दुनिया की संख्याएं हैं वो सभी आपकी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स का भी क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन में हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। चलिए ये पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका इमेजिनरी नंबर्स का है। जैसे आपको दे रखा है कि संख्या 2 प्लस आई के संयुग्मी का गुणनफल क्या होगा? संयुग्मी का मतलब होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, संयुग्मी मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अब आपको दे रखा है कि संख्या 2 प्लस आई, कौन सा? 2 प्लस आई, तो आपको इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कराना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है। तो अपोजिट इसका क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे 2 प्लस आई है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 माइनस का आई। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करने से पहले आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप एक चीज आप समझ पाएंगे कि ये आपका लिखा है a प्लस बी के फॉर्मेट में और ये आपका a माइनस बी के फॉर्मेट में। यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया a वर्ग माइनस b वर्ग का। ठीक है, अब a वर्ग माइनस b वर्ग, तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। a वर्ग यानी कि 2 का वर्ग माइनस b वर्ग यानी कि i का वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग हो गया आपका 4 और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, लेकिन माइनस आपको पहले ही दे रखा है। जब माइनस आपको पहले ही दे रखा है तो -1 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 4 प्लस का 1, तो आंसर आपका कितना आ गया? 5। बस यही आपसे पूछा था कि
संख्या आपको दे रखी थी 2 + i और इसके संयुग्मी से मींस इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई कराना था, तो आपने इसका कॉन्जुगेट ले लिया 2 - का i। जब इससे मल्टीप्लाई कराया तो मल्टीप्लाई कराने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज आई कि भैया ये हमारा जो लिखा है किस फॉर्मेट में, a² - b² के फॉर्मेट में, तो हमने भी इसको इसी फॉर्मेट में लिख दिया। तो 2 का वर्ग किया 4 और 1 यानी कि i² का वर्ग, i² का मान कितना होता है मैंने अभी आपको पीछे बताया -1 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 4 + का 1 आंसर आपका 5 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है कि संख्या 5 + 3i के संयुग्मी का गुणनफल क्या होगा। 5 + 3i। अब इसके संयुग्मी मींस इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे प्लस है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 5 - 3i। जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर आपको वही सेम पोजीशन दिखाई दे रही है कि ये आपका a + b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये आपका a - b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो a + b और a - b ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है a² - b², ठीक है। तो अब इसको हम इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, यानी कि 5 का वर्ग माइनस 3i का वर्ग। तो 5 का वर्ग तो हो गया 25 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 और i का वर्ग हो गया आपका कितना i², ठीक है। अब ये 25 माइनस, मैंने आपको बताया था कि i² का मान होता है -1, तो इसका -1 रख दिया। अब -1 का मल्टीप्लाई हमने कराया -9 में, तो ये कितना हो गया माइनस प्लस, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 25 + 9 कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 34। बोलो भाई क्लियर है। तो ये है मेरे भाई, अगर आप किसी भी संख्या के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि उसके जस्ट अपोजिट का मल्टीप्लाई कराना है। अब अपोजिट का मल्टीप्लाई 5 + 3i का अपोजिट क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे चिन्ह तो हो सकता है अपोजिट। अब 5 का अपोजिट आपको पता है क्या, यहाँ किसी पर्टिकुलर अंक की बात नहीं हो रही है, मतलब अगर आप जब भी इसके अपोजिट करेंगे तो अपोजिट हमें चिन्ह का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस था, हमने इसका अपोजिट किया, ये हमारा माइनस हो गया। जब इसका हमने मल्टीप्लाई कराया तो मल्टीप्लाई कराने पर हमें ये चीज प्राप्त हुई कि ये भैया हमारा a² - b² के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो हमने a² यानी 5 का वर्ग b² - 3i का वर्ग कर दिया। 5 का वर्ग 25 होता है, 3i का वर्ग 9i² हो गया। अब 25 माइनस i² का मान होता है -1 का जब 9 में मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारा प्लस हो गया और इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 34। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन, मींस वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। अब रियल नंबर्स मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स का वर्गीकरण हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखो आपके सामने है, रियल नंबर्स का वर्गीकरण हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हमारा दशमलव, दूसरा हमारा इंटीजर मींस पूर्णांक। दशमलव क्या है, दशमलव मतलब जैसे कोई भी संख्या है हमारी, कोई भी संख्या हमने ले ली 0.25 0.333, ठीक है, 0.156892469, ऐसे ही चलता चला जा रहा। तो ये हमारे सभी क्या है, दशमलव। मींस जिनको हम लोग दशमलव के बाद हमारे ये दशमलव भी जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला आपका रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इनको अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मतलब दशमलव के बारे में जानना है, दशमलव समझ लो, किसी भी संख्या का भाग देते हैं, किसी संख्या का जब किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी अंक का किसी अंक में भाग देते हैं, तो वो अंक या तो हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो वो आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दशमलव को इसको करते हैं। फिर हमने बात की है इंटीजर की, मींस पूर्णांक की। तो पूर्णांक की क्या है, पूर्णांक में आपका वही देखो, पूर्णांक में आपका आ सकता है -∞, -1, -2, -3 डैश डैश, ये आपका 0। फिर यहां से आपका स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और ये आपका अनंत तक। मींस -∞ से +∞, लेकिन इसमें आपका 0 भी शामिल होगा। इंक्लूड 0 आपका इसमें होगा। पूर्णांक में आपका पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और आपका शून्य भी हो सकता है।
पूर्णांक की बात की मैंने, तो पूर्णांक के बारे में बता दिया कि ये पूर्णांक जो है आपका माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा और प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब प्लस इनफाइनाइट से आपका पूर्णांक जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन इसमें आपका कौन इंक्लूड होगा, शून्य भी इंक्लूड होगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे इसमें क्या है भाई, डेसिमल। मैंने बताया कि जब हम लोग दशमलव जो है आपका, इसका भी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया हमने, इस दशमलव को दो भागों में बांटा हमने। कितने भागों में, दो भागों में। पहला मैंने आपको बताया रिकरिंग डेसिमल, दूसरा आपका क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग को ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और नॉन रिकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो आपका ये रिकरिंग डेसिमल है, इसी रिकरिंग डेसिमल को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखिए जो आपका रिपीटिंग डेसिमल है, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था रिपीटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब जिसको हम लोग टर्मिनेट कर सकें, जिसको हम लोग समाप्त कर सकें, जिसको हम लोग शांत कर सकें, इसीलिए इसका नाम क्या है, शांत दशमलव। और जिसको हम लोग शांत नहीं कर सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जैसे आपका कहीं कहीं तो दशमलव शांत हो जाएगा, जैसे 0.25, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 0.333333, ये आपका चलता चला जा रहा है। मींस जो आपका दशमलव के 1 2 3 4 कितने भी अंक बाद अगर रुक जाता है तो वो तो आपका शांत हो गया, लेकिन जो शांत हो ही नहीं रहा, चलता ही चला जा रहा है, तो वो आपका क्या है, वो आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल मींस अशांत दशमलव है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे 0.5 ले लिया आपने, ठीक है, 0.5 के बाद में आपने 0.25, 0.36356, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं जो दशमलव के 1 2 3 4 कितने भी अंक बाद रुक जाए, मींस शांत हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस हमारा शांत दशमलव है। अब अशांत दशमलव मींस नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी आपका 0.333, ठीक है, 0.12568943268 ऐसे चलता चला जा रहा, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा मींस चलता चला जा रहा है, ये हमारा कैसा है, अशांत है, शांत नहीं है। जब ये हमारा शांत नहीं है तो हम इसको बोल देते हैं अशांत दशमलव। ठीक है भाई, अब ये हमारा जो शांत दशमलव है, इस शांत दशमलव का अगर हम लोग बात करेंगे, शांत दशमलव मैंने बताया कि जो शांत दशमलव ये हमारा रुक जाता है दशमलव के कुछ अंक बाद। जैसे हमने किया आपका 2 में 4 का भाग दिया, तो 2 में 4 का भाग ये हमारा नहीं गया, तो हमने दशमलव लगाया तो ये हमारा 20 हो गया, तो कितने बार गया, 0.5 टाइम्स गया। ठीक है, अब ये 0.5 टाइम्स जो गया है, ये 0.5 टाइम्स का मतलब ये कह रहा है कि अब यहीं पे ये शांत हो गया, इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता है। अब इसको आपने लिखा कैसे है, इसको आपने अभी लिखा था, इससे पहले 0.5 से पहले आपने लिखा था 2/4। 2/4 मतलब इसको आपने लिखा P/Q के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में लिखा है आपने इसको, P/Q के फॉर्मेट में इसको लिखा है। अब P/Q के फॉर्मेट में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा जैसे कहीं, तो रियल नंबर्स जो आपका रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स के लिए हम लोग कंडीशन पहले ये रखते हैं कि हमारा जो नंबर है वो P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा आप कहेंगे भैया आपने ये भी पढ़ा है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, बिल्कुल ये भी बात आपकी सत्य है, तो P/Q के रूप में होना चाहिए। और दूसरी चीज आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ठीक, अब कभी कभी आपने एक चीज देखा होगा, जैसे ये लिखा था 0.3333, ये आपका चलता चला जा रहा है, ये 0.333 को रोकने का भी कोई उपाय है क्या, बिल्कुल है। इस 0.33 को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, 0.3 पे बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, बार लगा देंगे 0.3 पे, क्योंकि आपका ये 0.3 से रिपीट हो रहा है, हर बार 333 आ रहा है, तो 0.3 पे बार लगा दिया। आपने कहा कि कोई भी अगर हमारी संख्या है इस प्रकार से रिपीट हो रही है, जैसे 0.356 356
3, 5, 6, क्या हम इस संख्या पर भी बार लगा सकते हैं? ऐसे इसी प्रकार से चलती चली जा रही है, तो बिल्कुल जो संख्या हमारी रिपीट हो रही है उसी के ऊपर बार लगा देंगे। तो हमारा रिपीट क्या हो रहा है? 3, 5, 6, 3, 5, 6, तो हम इसको लिख देंगे 0.356 पे बार। ठीक है भाई। अब ये बार लग तो गया, क्या इस बार को हटाने का भी कोई उपाय है? तो बिल्कुल हर चीज का उपाय है अपने पास। तो 0.3 पे जो बार लगा है, 0.3 पे बार, किसी भी संख्या पे बार लगा होता है तो जब बार हटाते हैं तो उसके नीचे 9 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 9 आ जाते हैं। जब किसी संख्या के नीचे ऊपर बार लगा होता है तो बार हटाते तो उसके नीचे कितना आ जाता है? 9। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा कि 9 ही क्यों आता है? अगर 9 आता है तो कैसे आता है? तो बिल्कुल समझ लीजिए। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया x बराबर, मैंने आपको एक संख्या मानी थी 0.3333, इसको हमने x मान लिया। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये हमारा हो गया 10x बराबर, ये आपका एक अंक दशमलव पीछे चला जाएगा तो 3.333 इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ठीक है। अब ये तो इसको तो इतने को तो आपने पहले ही मान रखा है x, क्योंकि आपके x बराबर आपने लिखा है ये 0.333 ये जा रहा है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, यानी कि 10x बराबर 3 प्लस का, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? x। ठीक है। अब इस x को इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर 3। तो 10x में से एक x चला गया, कितना बचा? 9x बराबर कितना हो गया? 3। तो अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी, x बराबर 3/9। तो यहां से आता है मेरे भाई किसी भी संख्या के नीचे 9, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था इसी संख्या को हमने लिखा था 0.3 पे बार। तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है, बार हटाते हैं तो उसके नीचे क्या आता है? 9 आ जाता है। अब ये 9 कैसे आया, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। हाँ, आगे है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की हमने बात की, तो रेशनल नंबर क्या है? पहले इसकी कंडीशन समझ लो। रेशनल नंबर वो नंबर जिसे हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमेशा ये कंडीशन होनी चाहिए। कोई भी नंबर जिसे हम लोग P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। दूसरी, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। क्या इसके बाद भी कोई और कंडीशन है? हाँ बिल्कुल, इसके बाद जो कंडीशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। उसके अलावा अगर आप ये दो कंडीशन ही जानते हैं तो आप 100% क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या है? हमेशा P और Q इन दोनों का जो HCF है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। हर कंडीशन में इनका HCF 1 होना चाहिए। 1 से मतलब अब 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, हर कंडीशन में कितना चाहिए? 1 चाहिए। मींस अब हमें ये कह सकते हैं क्या, किसी भी संख्या अगर कोई भी दे रखी है तो उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक संख्या ले ली 3/12। मैंने आपसे पूछा क्या ये हमारी संख्या परमेय संख्या है? आपने कहा हाँ है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा ये संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा दूसरी चीज Q का मान 0 भी नहीं है। मैंने कहा ये भी ठीक है। मैंने कहा क्या तीसरी कंडीशन आपको यहाँ पे फॉलो हो रही है? तीसरी कंडीशन में 3 और 12 इन दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, लेकिन आपका 3 और 12 का HCF तो हो रहा है 3, जबकि मैंने क्या बताया? कोई भी हमारी जो संख्या है P/Q के रूप में लिखी है उसका HCF सदैव कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन आपका कितना हो रहा है? आपका हो रहा है 3। इसीलिए मेरे भाई ये संख्या जो है 3/12 ये आपकी रेशनल नंबर्स मींस परमेय संख्या नहीं हो सकती। तो परमेय संख्या के बारे में आपको इतना सा जानना है कि संख्या को हम लोग P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और P और Q का HCF सदैव 1 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन किसकी है? ये हमारी कंडीशन है रेशनल नंबर मींस परमेय संख्या की। अब ये परमेय संख्या कहां से आई है? तो ये परमेय संख्या जो अभी हमने पीछे पढ़ा था आपका रिकरिंग डेसिमल, शांत दशमलव, तो ये रिकरिंग डेसिमल जो है यही आपका है रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है।
क्योंकि उस संख्या को हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जब P अपॉन Q के रूप में लिख देंगे भाई हमारी संख्या क्या बन जाएगी, भाई हमारी संख्या रेशनल नंबर मींस परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन कंडीशन P अपॉन Q की नहीं है, मैंने आपको तीनों की तीनों कंडीशन बता दी है। P अपॉन Q के रूप में हो, HCF इनका 1 होना चाहिए और P और Q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या है, देखो भाई इसका जस्ट अपोजिट कर दो। इर्रेशनल नंबर्स मींस अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्या में क्या है, अपरिमेय संख्या में आप लोग अपरिमेय संख्या देखो, सबसे पहली बात यह है कोई भी संख्या जो है वो P अपॉन Q के रूप में हो, अच्छी बात है, न हो और अच्छी बात है। Q का मान 0 हो या न हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और संख्या का HCF जो है, HCF ये 1 है या 2 है या 3 है, कुछ भी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इर्रेशनल नंबर्स का मतलब ये है कि वो संख्या P अपॉन Q के रूप में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। मतलब ये संख्या P, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए। मतलब किसी भी अंक, जैसे कोई भी संख्या है, मान लो ये संख्या आपकी √5, मैंने कहा बताइए क्या ये हमारी संख्या रेशनल नंबर है, आपका नहीं है। तो जब रेशनल नहीं है तो हमारी संख्या कैसी हो सकती है, इर्रेशनल मींस हमारी ये संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है भाई। अब अपरिमेय संख्या के लिए इसमें कोई खास कुछ है नहीं, इसमें बस इतना आपको जानना है कि जो कंडीशन परिमेय संख्या के लिए है वो कंडीशन अगर इसमें फुलफिल हो रही है तो वो तो परिमेय ही, अगर नहीं हो रही तो वो आपकी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले इसका डायग्राम से समझ लो रेशनल और इर्रेशनल को। देखो रेशनल नंबर्स जो है ये हमारे रेशनल नंबर सभी जो हमारी रिकरिंग डेसिमल होते हैं, कौन होते हैं, रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग डेसिमल हमारे सभी के सभी रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर होंगे। सभी के सभी रिकरिंग डेसिमल क्या होंगे, रेशनल नंबर मींस सभी हमारी शांत दशमलव, जितने भी शांत दशमलव होंगे वो सभी सभी परिमेय संख्या हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मींस इसमें वाइस वर्सा ट्रुथ नहीं है। इसमें ये एक चीज है कि अगर आपकी सभी रेशनल नंबर्स हैं वो आपके शांत दशमलव हो सकते हैं, लेकिन सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होंगे इस बात की कोई सत्यता नहीं है। ये है आपका रिकरिंग डेसिमल से कनेक्शन किसका हो रहा है, रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स मींस परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जो है हमारी वो परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव होंगी, लेकिन सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या हो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नॉन रिकरिंग में क्या होता है, नॉन रिकरिंग में ये वाइस वर्सा हमारी ट्रुथ है। इसमें क्या होगा, जो सभी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये सभी के सभी हमारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे और सभी के सभी नॉन रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। मींस सभी हमारी अशांत दशमलव, सभी हमारे अशांत दशमलव जो है वो सभी के सभी आपके क्या हो सकते हैं, सभी के सभी आपके अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी आपके अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन ये भी इसमें ट्रुथ है कि सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं आपकी अशांत दशमलव भी होंगी। तो ये चीज है परिमेय और अपरिमेय को लेकर। शायद अब आपको परिमेय और अपरिमेय का जो आपके अंदर माइंड में फियर था वो निकल गया होगा। परिमेय और अपरिमेय का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई इसमें हमारे जो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, अशांत दशमलव, और सभी के सभी अशांत दशमलव हमारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। ये नहीं, पहले तो है आपका नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट को समझो। नोट पॉइंट क्या, आपका ए और बी के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कोई भी आपने संख्या ले ली, आपने कहा भाई हमारे पास संख्या जो है ए और बी है, कौन कौन सी है, ए और बी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ए और बी संख्या है आपके पास में, ठीक, लेकिन इन ए और बी के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो आपने कहा ए और बी के बीच में जो अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्याएं मींस परिमेय, परिमेय और कौन सी, अपरिमेय,
ठीक है। तो इन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अनंत मीन्स बहुत सारी, अनंत का मतलब कोई संख्या नहीं जिसकी हम लोग कोई गणना ही नहीं कर सकते, इतनी ए और बी के बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। तो आप अगर कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि ए और बी के बीच में मतलब कोई भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो आपको किसी भी संख्या की गिनती नहीं देनी। जैसे आपने बता दिया कई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 25, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 4 और डी ऑप्शन आपको दे दिया 100। तो आप सोचें कि भाई कम से कम 20, 25, 4 तो ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये 100 हो, तो आप 100 पे टिक करते हैं। तो नहीं भाई, ए और बी के बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं, इसकी हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब परिमेय और अपरिमेय, अब अगर आपको किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? जब दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, उस संख्या को आप a k प्लस बी अपॉन k प्लस 1, जहां आपका k जो होगा k बराबर आप 1, 2, 3 डैश डैश कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। k का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अगर a और b के बीच में किसी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो उसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे, a k प्लस b अपॉन k प्लस का 1। इस प्रकार से हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को फाइंड कर सकते हैं। क्या अपरिमेय संख्याओं को निकालने का भी कोई तरीका है हमारे पास? तो बिल्कुल है। अपरिमेय संख्याओं को निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, जैसे कोई भी हमारी a और b दो अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि a और b इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, जैसे हमने 3 और 8 ले लिया। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 24। अब इस पे हम चाहे पावर 1/2 कर दें तो इसका जो वर्गमूल है वो हम लोग नहीं ले सकते, इसको हम लोग इसका जब वर्गमूल नहीं ले सकते, इसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते, तो ये हमारी संख्या जो है वो कैसी हो जाएगी, इस संख्या को हम लोग ये a और b कुल मिला के आपको ये समझना है कि a और b इन दोनों को इस प्रकार से रखना है कि ये हमारा इनका वर्गमूल ना आ सके। जैसे हमने अंडर रूट के अंदर रख लिया 24 को, मैंने कहा भाई निकाल दो इस 24 को बाहर, आपने कहा नहीं निकाल सकते क्योंकि 24 का वर्गमूल आप नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, ये हमारी संख्या a और b के बीच की अगर अपरिमेय संख्या निकालनी है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। जैसे अब इसको आप a b इसकी पावर 1/2, अगर इससे निकल रहा है, मान लो ये कहीं हो रहा है 36 हो गया 36 और इसकी पावर आपने 1/2 कर दी, ये तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि इससे बाहर निकल के ना आ जाए। अगर इससे बाहर निकल के आ रहा है तो इस प्रकार से आपको नहीं रखना है, तो फिर आपको इसका क्या करना है, a और b इस a b की पावर 1/3 करके देख लेना है। अगर यहाँ से 1/3 करके भी निकल रहा है तो आप इसको आगे और भी कर सकते हैं, a b की पावर 1/4, a b की पावर 1/5। इस प्रकार से आप करते रहेंगे जब तक ये रूट से बाहर मींस इसका वर्गमूल आपसे नहीं निकल रहा है। आपसे अगर निकल रहा है तो समझ लो इसको हम लोग छोड़ देंगे, मतलब इस यहाँ पे नहीं करना है, फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ भी निकल रहा है तो यहाँ भी छोड़ देंगे। अगर जहां से निकलना बंद हो गया वहीं पे आप क्या करेंगे, इसको आप रख देंगे, उतनी पावर आप लगा देंगे। यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/5 है। इस प्रकार से आगे अनंत तक आगे आप चलते चले जाएंगे जब तक आपको इतनी भी आवश्यकता है। ठीक है भाई। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या हो तो अंडर रूट x क्या होगी। देखो x एक प्राकृतिक संख्या, अभी मैंने प्राकृतिक संख्या के बारे में नहीं बताया आपको, जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि 1 से 9 तक की संख्याएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट x क्या हो सकती है। अंडर रूट x पहले आपको बताया कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो अंडर रूट x हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अंडर रूट में 1 ले लिया तो ये तो निकल के बाहर आ गया, जैसे हमने अंडर रूट में 5 ले लिया तो ये तो निकल के बाहर आया ही नहीं। जब निकल के बाहर नहीं आया तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारा x जो है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। और ज्यादातर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है आपको कि हमेशा, तो हमेशा वाला क्वेश्चन ऑप्शन तो आप पहले ही उसको हटा देंगे। ठीक है, पहले उसको रिमूव कर देंगे। दूसरा आपका हमेशा एक परिमेय संख्या, तो ये भी गलत है,
x आपका हमेशा परमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम इसको जब रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो इसको हम लोग p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, तो हमारा x जो है वो हमेशा एक परमेय संख्या भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से हमेशा एक अपरमेय संख्या, ये चीज तय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे हमने 1 को निकाला तो √1 को जब बाहर निकाला तो ये हमारा 1 आ गया, तो ये हमेशा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन में दे रखा है कि हमेशा एक अपरमेय संख्या होगा, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, लगा ही देंगे आपको। अगला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, x जो है आपका प्राकृतिक संख्या हो सकता है या आपका अपरिमेय संख्या हो सकता है। बिल्कुल यही मैंने आपको बताया था कि √1 को बाहर निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। तो नहीं निकाल सकते तो हमारा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर निकल के बाहर आ गया तो हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई, तो ये चीज है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आगे की अगर हम लोग बात करें, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर, पूर्णांक का वर्गीकरण। तो पूर्णांक के वर्गीकरण में देखो आपको याद रखना है कि पूर्णांक जो है इसका वर्गीकरण हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अब पूर्णांक जो है आपके इंटीजर है वो आपका, एक तो आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कौन सा इंटीजर भाई, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर आपका कहां से कहां तक होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 कहां तक जाएगा, अनंत तक। 1 से अनंत तक जितने भी हमारे अंक होते हैं, 1 से अनंत तक की जितनी भी हमारी संख्या है वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर होंगी, मींस धनात्मक पूर्णांक होंगे। फिर माइनस इनफाइनाइट से -1, यानी कि माइनस अनंत से -1 तक की जितनी भी संख्या है वो हमारे ऋणात्मक इंटीजर होंगे, मींस ये हमारे पूर्णांक कैसे होंगे, इनके मान सभी के सभी कैसे होंगे, माइनस में होंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जीरो जो है वो आपका, जीरो सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले ये करता है कि जीरो आपका पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है या हमारा इंटीजर है। तो देखो इस चीज को आपको ये समझना है कि जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही इंटीजर है, सॉरी नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन जीरो आपका इंटीजर है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जीरो आपका इंटीजर है, लेकिन आपसे अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे कि जीरो हमारा नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो भाई नहीं, जीरो हमारा केवल और केवल इंटीजर है, मींस जीरो हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके सिवाय ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। क्लियर है भाई, तो ये चीज था, ये चीज है हमारी आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। पूरा एक बार रिकैप कर देते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम को मैंने बताया कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी अंक को, सॉरी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। फिर मैंने बताया कि नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत सारे सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। फिर इसके बाद में मैंने बताया कि हमारे जो सिलेबस में है वो है डेसिमल सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया कि 0 से 9 तक के अंक जो है वो हमारे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। फिर इस डेसिमल सिस्टम का भी मैंने वर्गीकरण किया, तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले, सबसे पहले हमारी एक संख्या बन सकती है, उस संख्या में हमसे क्या क्या पूछ सकता है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। उसके बाद में आपसे और क्या पूछ सकता है। अब हमारी संख्या बन के तैयार हो गई है, मींस हमारी एक संख्या बन के तैयार होगी, लेकिन उसका हमने वर्गीकरण नहीं किया, उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया है, तो उसका हमें क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले हमारे पास संख्या बन के तैयार हुई समृद्ध संख्या, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सभी प्रकार की संख्या हमारी मिक्स हो, समृद्ध संख्याएं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, समृद्ध संख्याएं, जिसमें हमारी सभी प्रकार की संख्याएं मिक्स होती हैं। फिर समृद्ध संख्याओं का हमने वर्गीकरण किया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि समृद्ध संख्याओं को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा रियल नंबर और दूसरा रहा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर इसमें क्या है, जिसको हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं, वास्तविकता में उसका कोई मान नहीं होता है। रियल नंबर -∞ से +∞ तक के जितने भी अंक होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। फिर आगे चल के हमने रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया, तो हमने बताया कि रियल नंबर्स भी आपके 2 प्रकार की, पहला आपका दशमलव, दूसरा आपका इंटीजर। तो दशमलव और इंटीजर, दशमलव इंटीजर में मैंने आपको बताया दशमलव में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का दशमलव हो सकता है, आपका एक रिकरिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल, मींस शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, फिर उसके बाद में शांत और अशांत उनको भी मैंने बताया। उसके बाद में इंटीजर के बारे में बात करते हैं। इंटीजर भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जीरो जो है वो आपका ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, बट आपका इंटीजर है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।
और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और इस सेशन को ज्यादा ज्यादा हर जगह शेयर कीजिए। थैंक यू।